Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंट का जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है वो आज एंड हो जाएगा और बुक के जितने भी अच्छे सम थे सारे सम मैंने कवर अप कर दिए। उसके अलावा थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के जो यूनिवर्सिटी में नहीं आते वैसे और सम भी मैं करवा चुका हूँ। आज वैसे ही कुछ एक दो जो और सम बाकी है टेक्स्ट बुक के वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलिए तो लास्ट लेक्चर में ज्वाइन हो जाओ, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पहला सम जो हम आज कर रहे हैं डेंजरस सम, एग्जांपल नंबर 11, पेज नंबर 49 और उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें बहुत सारी डिटेलिंग दी है तो हमारा अच्छा रिवीजन कह सकते हो ये सम में। चलो पेज नंबर निकालो 49, एग्जांपल नंबर 11, अर्चना कंपनी लिमिटेड। अब आपको पता है कि हमें दो फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं, इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल, एज पर एब्जॉर्प्शन, एंड उसके अलावा हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाते हैं और हमारे आंसर की शुरुआत कहां से होती है? नोट्स के साथ। चलिए अर्चना कंपनी लिमिटेड सब मैं रीड कर रहा हूं, कुछ तो अलग इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। Archana Company Limited manufactures only one type of Walkman. The total annual production capacity is 50,000 units. The normal production capacity is estimated 80% of the total production capacity. भाई अर्चना कंपनी एक वॉकमैन बना रही है जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 यूनिट की है और सिर्फ उसके 80% यूटिलाइज कर रही है। सेलिंग प्राइस आपको दिया है 500 रुपए जिसकी जरूरत पड़ेगी। एस्टिमेटेड फॉर ईयर 2012-13, पूरे साल का आपको एक टेबल दिया है पर टेबल में एक नया कॉन्सेप्ट है। पर्टिकुलर के अलावा आप देख सकते हो फर्स्ट 6 मंथ एंड सेकंड 6 मंथ, यानी इंफॉर्मेशन एक साल की पर उनके दो टुकड़े उन्होंने किए, फर्स्ट 6 मंथ एंड सेकंड 6 मंथ। तो जो भी हम वर्किंग करेंगे उसको भी दो टुकड़ों में हमें बांटना पड़ेगा और उसमें आपको टेबल में क्या क्या दिया है, मार्जिनल पर यूनिट दिया है, सॉरी मटेरियल पर यूनिट दिया है और डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट दिया है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड में मार्जिनल है, फिक्स्ड है, ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का भी मार्जिनल एंड फिक्स्ड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी मार्जिनल एंड फिक्स्ड है, फिर आपको लास्ट में प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट दी है। सभी की जरूरत हमें पड़ेगी। पीछे पेज टर्न करो, सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन पेज नंबर 50 पे दिया है। कुछ समय नया है वो यहाँ से नया शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपको स्टॉक दिया गया है 31 2012 का, दैट मींस वो हमारे लिए कोई पर्टिकुलर साल का एंडिंग है तो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट यूनिट फॉर ओपनिंग स्टॉक, स्टार रेटिंग दो इसको। ये जो प्राइस हमें दिया गया है कि मार्जिनल कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक की ये प्राइस लेनी है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक की 360 प्राइस लेनी है। तो दो स्टेटमेंट की ओपनिंग स्टॉक की जहां पे हम ओपनिंग स्टॉक राइट डाउन करते हैं उसकी हमें प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये हमारे लिए वही प्राइस यूज करना जरूरी है। फिर पैराग्राफ में आओ, उसको अंडरलाइन कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस। In the stock of 31st 2013, 1000 units are from the production of the first 6 months. भाई जो आपके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट आएंगे जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलरली, उसमें से 1000 ओपनिंग के फर्स्ट 6 मंथ के थे, तो यानी कि जो भी क्लोजिंग आएगा 1000 उसमें से ओपनिंग का था, ये समझना है। ये क्यों दिया है इंफॉर्मेशन? जब आप यहाँ पे स्टॉक को रेट अप्लाई करते हो ना तो रेट अप्लाई करने के लिए जो हम मल्टीप्लाई लेते हैं अमाउंट, उसके लिए ये सेंटेंस हमें इंपॉर्टेंट बनाएगा। आंसर क्या मांगा है? कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द बोथ ऑफ पीरियड अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टेट द रीजन फॉर अ डिफरेंस ऑफ द रिजल्ट, यानी कि हमें फाइनल रिजल्ट बताना है। चलो तो स्टेटमेंट की शुरुआत करने से पहले हम दो छोटे छोटे नोट्स पे जाएंगे। सबसे पहला नोट, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड रेट कैसे मिलेगा? तो बजटेड फिक्स ओवरहेड होना चाहिए, हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन होना चाहिए, दोनों आपको दिया गया है। देखो फिक्स कहां दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड आपको दे दिया है 10 लाख क्वेश्चन में, तो ये लिखा मैंने ऊपर 10 लाख। नीचे प्रोडक्शन चाहिए मुझे, फर्स्ट पैराग्राफ में मिला था 50,000 यूनिट पर आपको उसकी 80% कैपेसिटी ही बोला था तो सिर्फ 80% यानी 40,000 लेना पड़ेगा, राइट? तो करो 10,000 को 40,000 यूनिट से डिवाइड, आई थिंक प्राइस आएगी 25 रुपए।
चलो इस तरीके से हमारी फर्स्ट वर्किंग नोट शुरू होते ही खत्म हो गई। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट। अब उसके लिए मुझे ओपनिंग, प्रोडक्शन या सेल्स यूनिट चाहिए जो आपको फर्स्ट टेबल में नीचे दिया हुआ है, लास्ट में मिला। चलो सबसे पहले प्रोडक्शन लिख रहा हूँ। फर्स्ट 6 मंथ का है 25,000, सेकंड 6 मंथ का है 18,000, फिर सेल्स कितना दिया है 26,000 एज वेल एज 20,000। तो देखो ये दोनों दिया है। अब आप ये मत समझना कि ओपनिंग है नहीं, पीछे पेज टर्न करो। 31/3/2012 का क्लोज स्टॉक दिया हुआ है। तो अब हमारा जो ये ईयर है वो 12/13 है। 12/13 का मतलब क्या होता है, जो 1/4/2012 से शुरू होके 31/3/2013 को खत्म होता है। तो 1/4 का स्टॉक बोलो या 31/3/12 का स्टॉक बोलो, वो कौन सा स्टॉक रहेगा, ओपनिंग वाला स्टॉक रहेगा। तो वो जो 5,000 दिए पीछे, वो ओपनिंग स्टॉक कौन सा साल का हुआ, ये फर्स्ट 6 मंथ का स्टॉक हुआ। इस तरीके से चलो तो अब देखो तो हमारी पटरी आगे बढ़ेगी। अब गाड़ी ये 5,000 है, ये 25 है, टोटल कुल मिला के यहाँ पे 30। इसमें से 26,000 माइनस करो तो आई थिंक यहाँ पे 4,000, तो ये 4,000 आ गए। अब फर्स्ट 6 मंथ का एंडिंग, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। अब ये 4,000 18,000 में ऐड करो 22,000, 22,000 में से 20,000 माइनस करो 2,000। अब देखो ये 2,000 जो आया ना, ये है 31/3/2013 के। अब इसमें कुछ गड़बड़ है जो उन्होंने बोला है। कौन सा सेंटेंस, देखो अभी मैं सेंटेंस रेट दोबारा कर रहा हूँ। इन द स्टॉक ऑफ 31/3/2013 1,000 इज प्रोडक्शन फ्रॉम फर्स्ट 6 मंथ। फर्स्ट 6 मंथ के प्रोडक्शन यानी कि इसमें से है। तो अब मुझे आगे एक और वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। नोट नंबर 3 वो किसके लिए होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें जब क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो ये जो यूनिट है मुझे अलग करने पड़ेंगे। तो अभी से मैं उसका थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। ये जो 2,000 है उसके दो टुकड़े कर दो। 1,000 इज फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन एंड 1,000 इज फ्रॉम रेगुलरली क्लोजिंग स्टॉक में से है। तो अभी इसको प्राइस कौन सी अप्लाई करना है हमें नहीं पता है, पर जब स्टेटमेंट में जाएंगे तो हमें ये दोनों को अलग अलग प्राइस अप्लाई करनी है। तो मतलब ट्विस्ट क्या आया, ये 2,000 है उसको एक रेट अप्लाई नहीं करना है। ये जो दोनों होगा ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टार रेटिंग होगा ये वाले सब में, देखना। चलो तो स्टेटमेंट पे जाए हम। अब सबसे पहला स्टेटमेंट हम कौन सा प्रिपेयर करेंगे, इनकम स्टेटमेंट एज पर द मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो स्टेटमेंट की शुरुआत ऑलवेज कहां से होती है, कॉपी पेस्ट वर्क। सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट में लिख रहा हूँ 25,000 एंड लास्ट के हैं 18,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेलिंग है हमारे पास 26,000 एंड 20,000। चलो अब सेल लिखे। सेल के लिए मेरे पास होना चाहिए सेलिंग प्राइस, होगा आपके पास सेलिंग प्राइस। सबसे पहले पैराग्राफ में 500 सेलिंग प्राइस बोला था, राइट। चलो तो 500 को सीधा सेलिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो जरा हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट का 130 लाख। अच्छा करोड़ में नहीं लिखेंगे, 130 लाख ही लिखेंगे, 1 करोड़ 30 लाख नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद आएगा एग्जैक्ट 100 करोड़, 100 करोड़, 100 लाख, सॉरी लाख में वैल्यू बोलेंगे, 1 करोड़ नहीं बोलेंगे, 100 लाख बोलेंगे उसको। तो ये सीधा मल्टीप्लाई से हमें सेल मिल गया। चलो ए का तो आंसर आ गया। अब डेंजरस है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसके लिए आपको टेबल में जाना पड़ेगा। और टेबल में 1 2 नहीं है, 3 एक जैसी वेरिएबल कॉस्ट है वहां पर। देखो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल में आता है, वेजेस वेरिएबल में आएगा, फैक्ट्री का वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट यूनिट करके दिया हुआ है, तो 3 है। चलो तो 3 वेरिएबल हो तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखा मैंने मटेरियल, फिर उसके बाद वेजेस, फिर उसके बाद मार्जिनल फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, मार्जिनल फैक्ट्री कॉस्ट। चलो ये तो दोनों 6 मंथ के लिए अलग अलग है, तो हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट मटेरियल में 180 190 तो अलग लिखना जरूरी है, वेजेस है 120 एंड 130, फिर उसके बाद है मार्जिनल का 40 एंड 30। चलो अब टोटल करना पड़ेगा हमें, और हमारे पास एक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी पर यूनिट, सबसे पहले आएगी 340। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड देन सेकंड में आएगी आपकी 350। चलो अब आगे बढ़ना है हमें, मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्शन यूनिट के साथ इसको
आंसर आपके पास आएगा 85 लाख 63 लाख। अब देखो एग्जाम में जब आप इसको लिखते हो तो ये जो ऊपर हमने मटेरियल वेजेस वगैरह लिखा हुआ है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर वहां लिखना जरूरी है। अभी हम पढ़े डायरेक्ट टोटल लिखे, पर आपको इसका मल्टीप्लाई करके भी बाहर आंसर दिखाना जरूरी है। चलो अब डेंजरस आ रहा है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। अब देखते जाओ कैसे वर्किंग कर रहा हूं मैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक फॉर 6 मंथ का 5000, जैसे मैंने 5000 यूनिट लिए उसकी प्राइस ये 340 नहीं ले सकता। रीजन सब में हमें अलग से वैल्यू दिया है, पीछे पेज नंबर 50 भी देखो, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक 320। अगर 340 लिया तो गए, कितनी वैल्यू लेनी है 320 स्टार रेटिंग। चलो फिर उसके बाद एक और घपला, अगर आप ये 4000 को ये अप्लाई करोगे तो भी गए। आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, पर्टिकुलर मंथ का एंडिंग नेक्स्ट के लिए ओपनिंग हो जाता है, तो इसका क्लोजिंग ये जो 4000 है ना, इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 340। कौन सी वैल्यू 340, और यही 340 यहाँ पे आएगा 4000 इंटू 340। तो देखो जो भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ ना, वो ये वाले सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। चलो एक वन लास्ट एक और बचा है, ये 2000। अब इसमें सबसे बड़ा घपला है, ये जो 2000 है उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, और उसके लिए नोट नंबर 3 की जरूरत पड़ेगी। पहली बार इन सम नोट नंबर 3। चलो तो पहले तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, फिर ये जो क्लोजिंग स्टॉक 2000 है उसका एक घपला वहां पे सॉल्व करेंगे। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो जरा। फर्स्ट में आपके पास आंसर आएगा आई थिंक यस 16 लाख, आंसर आएगा प्लस 16 लाख। फिर उसके बाद आंसर आएगा माइनस करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक है 13,60,000। कितना आंसर 13,60,000। वही यहाँ पे प्लस कर दे 13,60,000। अब प्रॉब्लम यहाँ है सिर्फ, तो ये वाले क्लोजिंग पे आ जाओ। चलो 2000 क्लोजिंग है, 1000 ओपनिंग है। ओपनिंग है तो कौन सी अप्लाई करूं, और क्लोजिंग है तो 340, यानी कि 1000 को 340 अप्लाई करो और 1000 को 350 अप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करो, आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे 3,40,000 आएगा और यहाँ पे 350 आएगा। यस टोटल दोनों का आई थिंक 6,90,000। यस डेफिनेटली ये स्टार रेटिंग आंसर 6,90,000 is a cost of closing stock for marginal costing second 6 month। तो ये जो हमने काम किया ना, ओपनिंग प्लस एंड क्लोजिंग माइनस, ये वाले सम में हार्ड था, मतलब पूरे सम का अगर सबसे अच्छा पॉइंट कहूं तो ये वाला है। ठीक है, चलो अब तो हमारे लिए रेगुलर वर्क है, अब हमें सीधा आंसर मिलेगा बी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का। चलो कितना आंसर आएगा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का, तो वो आएगा 81,40,000। एंड सेकंड में आपके पास आंसर आएगा 69,70,000। थोड़ा प्लस माइनस में अगर कोई गड़बड़ हो तो आप आंसर चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन लिखेंगे a माइनस बी, करो तो a माइनस बी, उसका आंसर आपके पास आएगा 42,60,000। एंड सेकंड में आपके पास आंसर आएगा यस 30,30,000। आगे का काम बहुत ही आसान है, अगर आपने कोई कैलकुलेटर मिस्टेक ना की तो। अब क्या करना है, बाकी जो भी खर्चे अगर टेक्स्ट बुक में आपको दिए हैं क्वेश्चन में, वो सारे के सारे कॉपी करो। जैसे कि देखो आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दिया है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो वेरिएबल हो या फिक्स हो सभी माइनस करो, और लास्ट में फैक्टरी का फिक्स रह ना जाए, क्योंकि हम कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हैं मार्जिनल। चलो तो सभी माइनस करें हम। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की। चलो उसमें हमें क्वेश्चन में दिया है मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स ओवरहेड। तो मार्जिनल कॉस्ट है वो वेरिएबल है, कितनी कितनी है देखो तो, आई थिंक 20 एंड 25। देखो अब कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये जो पर यूनिट है गलती से वो लोग प्रोडक्शन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं करना है, जब भी आप प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लो, उसके बाद कोई भी पर यूनिट कॉस्ट हो तो उसको सेलिंग यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कौन से यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेलिंग यूनिट। ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है।
चलो ये मल्टीप्लाई करो तो वेरिएबल में 20 इंटू सेलिंग यूनिट 26,000, 20 इंटू 26,000 का आंसर कितना आएगा 5,20,000। सभी कॉस्ट क्या करनी है माइनस करनी है। फिर उसके बाद 25 इंटू 20,000 करो तो आंसर, उसको आंसर आपके पास आएगा 5 लाख। अब आएंगे फिक्स कॉस्ट के ऊपर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव की फिक्स कॉस्ट देखो तो क्वेश्चन में उसमें बोला है एनुअल फिक्स ओवरहेड इज 2 लाख, पर क्या डायरेक्ट 2 लाख फिक्स दोनों में लिख दूं? बिल्कुल नहीं, ये 2 लाख में भी घपला है क्योंकि ये एक साल के 2 लाख है। हमें यहाँ 6-6 महीने के हिसाब से 2 लाख के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। 2 टुकड़े का मतलब 6 महीने के लिए 6 डिवाइड बाय 12 ऐसा कह सकते हैं हम, हाँ या ना? तो 2 लाख के 6 इंटू 12 करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा। कितना आएगा आंसर 1 लाख ईच। चलो आगे बढ़े। अब देखो सिंपल ऐसा ही वर्क हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मार्जिनल कॉस्ट है मेरे पास 15 एंड 10, देखते जाओ 15 एंड 10। चलो सेलिंग यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसको 1,50,000 नहीं 3,90,000 एंड दूसरे में आएगा वैल्यू यस 2 लाख। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी फिक्स दिया गया है और फिक्स का वैल्यू कितना है उसमें, फिक्स का वैल्यू है 1 लाख, सेलिंग फिक्स 1 लाख। अब उसको भी 6 डिवाइड बाय 12 करूं मैं तो कितना आएगा 50,000 आएंगे, हाँ या ना? 100% आ। टोटल पूरे साल की 1 लाख है, उसको 6 महीने में डिवाइड करो। फिर उसके बाद फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड वो लास्ट में ऐड करना है, लास्ट में माइनस करना है। तो वो तो ये रही फर्स्ट नोट में 10 लाख। तो अब 10 लाख को भी मुझे 6 महीनों के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा 100% था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि पूरे साल की 10 लाख है तो 6 महीने की कितनी होगी 5 लाख। तो उस हिसाब से यहाँ पे 5 लाख आपको माइनस कर देनी है। चलो तो अब हमारा काम बहुत आसान है। करो प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन में से सभी कॉस्ट माइनस और फाइनली आपको नेट प्रॉफिट का आंसर मिलेगा। चलो फर्स्ट में नेट प्रॉफिट का आंसर आएगा 27 लाख एंड सेकंड 6 मंथ में नेट प्रॉफिट का आंसर आएगा आपके पास 16,80,000। चेक करो जरा आंसर में कि ये मार्जिनल स्टेटमेंट में दोनों के आंसर यही आ रहा है और फर्स्ट 6 लाइन देखते ही आपको ये दोनों आंसर मिल जाएंगे। तो पूरा वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको इतना कॉपी कर लेना है, मैं मार्जिनल की जगह अब एब्जॉर्प्शन का टेबल बना रहा हूँ और यहाँ पे आपको रिकंसिलिएशन समझा रहा हूँ। चलो मार्जिनल के बाद अब हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब आपको पता है कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। तो मार्जिनल में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ली जाती थी। यहाँ पे जब हम सेल्स के बाद माइनस करेंगे तो सारी प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें फिक्स एज वेल एज वेरिएबल बोथ आ गए। चलो तो हमारे स्टेटमेंट में फर्क कहाँ आएगा? तो सेल तक तो एज इट इज है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए तीनों वेरिएबल है ही हमारे पास। तो अब हमें उसमें सिर्फ एक और क्या ऐड करना पड़ेगा, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड, यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो लास्ट में माइनस करते थे वो अब सबसे पहले ले लेना है। चलो तो यहाँ पे एक और मैं ऐड करने जा रहा हूँ, दैट इज फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड। सिर्फ कॉपी पेस्ट वर्क है और फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड का हमें रेट कहाँ से मिलेगा? नोट नंबर 1 जो हमने प्रिपेयर किया था वहां से, और शायद तक वो रेट 25 था, राइट? तो ये मैंने 25 ऐड कर दिया यहाँ पे और 25 ऐड करने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसमें ऐड हो जाएंगे पर यूनिट मल्टीप्लाई करने से नया रेट हमें मिल रहा है 365 और यहाँ पे नया रेट 375। चलो तो अब चेंजेस करने पहले सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो। चलो 25 इंटू प्रोडक्शन यूनिट 25,000 यानी कि 6,25,000 आई थिंक। फिर उसके बाद 25 इंटू 18,000 तो यहाँ पे मेरे आपके पास आंसर आएगा, यस वो आंसर होगा 4,50,000। तो यहाँ पे ये पहला चेंजेस। अब इसको प्लस करो या रेट को प्रोडक्शन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों काम आप कर सकते हो। तो प्लस करो तो जरा 91,25,000 आंसर आएगा और यहाँ पे आई थिंक आंसर आएगा 87,50,000। यस 87,50,000। अब फिर से वो डेंजरस पॉइंट आ चुका है, एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब मुझे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस करना है।
तो जैसा प्रीवियस स्टेटमेंट में किया था, अब एब्जॉर्प्शन में भी यहाँ पे कैसे उसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ अच्छे से आप देख सकते हो। चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 5000 यूनिट है, उसकी प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ है देखो स्टेटमेंट में 50 नंबर के पेज पे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट फॉर ओपनिंग स्टॉक करके लिखा हुआ है 360। अगर गलती से 365 लिया तो गए समझो, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की 360 प्राइस लेनी है। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक ये वाला ओपनिंग स्टॉक की लिखनी है, पर पर्टिकुलर ये पहले 6 महीने का क्लोजिंग नेक्स्ट के लिए ओपनिंग होगा, तो मुझे ये क्लोजिंग की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। चलो ये 4000 का कौन सा अप्लाई करोगे 365, तो इसका मतलब इसको भी 365 ही आएगा। अब आप ये सोचोगे सर इसको 375 अप्लाई कर दो, नहीं कर सकते। ये जो 2000 है ना उसके लिए फिर से वही घपला कि 2000 में से 1000 पहले 6 महीने के, तो रेट फिर से एक बार अलग आएगा ना एज पर एब्जॉर्प्शन में भी, तो मुझे उसके लिए फिर से एक बार अलग से नोट नंबर 4 प्रिपेयर करना पड़ेगा। कौन सी नोट प्रिपेयर करूंगा, नोट नंबर 4। तो बहुत सारी नोट्स इस में यहाँ पे है। तो अब मैं देखो वर्किंग नोट नंबर जो मेरी 3 थी उसी के बेसिस पे मैं वर्किंग नोट नंबर 4 कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। चलो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्क कहाँ आएगा, फर्क ये रेट में आएगा, जहां पे एक 1000 अलग अलग टुकड़े किए, फर्स्ट 6 मंथ के से 1000 का रेट है 365 और सेकंड 6 मंथ का रेट है 375, तो ये मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ढूंढो। तो पहले 1000 into 365 करोगे, आई थिंक 3,65,000 सिंपली दिख रहा है हमें, यहाँ पे 375 है तो 375 आंसर आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 7,40,000 आंसर आएगा। ठीक है, चेक करो तो 365 प्लस 3,75 टोटल आएगा 7,40,000। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका आंसर 7,40,000 मेरे पास आ चुका है। अब बाकी का चलो मल्टीप्लाई करेंगे। रेट कैसे अप्लाई किया ना, ये वाला समझ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। चलो अब मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग सभी का आंसर आएगा। यहाँ पे 18 लाख, यहाँ पे 14 लाख समथिंग 60,000। चलो तो ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा 14,60,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, तो आंसर नंबर बी आएगा जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, COGS। COGS बी का आंसर ढूंढो तो बी का आंसर आपके पास आएगा आई थिंक 19,65,000, ये मैं गलत पेन से लिख रहा हूँ, 19,65,000, यस 94,65,000 प्लस और माइनस करना है, फिर उसके बाद सेकेंड में अगर आप करोगे तो वहां पे 74,70,000 आंसर आएगा। तो ये अभी बी मिला। ठीक है, महा मेहनत करके बी का जो आंसर आ गया है, अब आगे का काम बहुत इजी है। ए में से बी को माइनस करो, आपको क्या मिलेगा, जीपी। जीपी ए माइनस बी करो तो जरा, जीपी का आंसर आपके पास आएगा 35,35,000। फिर उसके बाद सेकंड में आपके पास आंसर आएगा 25,30,000। अब आगे का काम आपको पता ही है ऑलरेडी, आप जानते हो, बाकी के सारे खर्चे माइनस करते हैं और लास्ट में जहां पे हम फैक्टरी फिक्स माइनस किया था ना उसको मैं हटा रहा हूं। ये 5 लाख आप वैल्यू याद रखोगे। जब हम एब्जॉर्प्शन का टेबल बना रहे हो तो लास्ट में हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस, ओवर या अंडर वैल्यू। ओवर हो तो प्लस करना है, अंडर हो तो माइनस करना है। किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ फैक्टरी फिक्स्ड ओवरहेड। चलो फैक्टरी फिक्स ओवरहेड आगे के कंपेयर करते हैं। अगर हमने 5 लाख लिखा था लास्ट में, यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ में देखोगे आप तो 6,25,000 लिखा है। अब 5 लाख के सामने 6,25,000 लिखे, यानी वैल्यू कैसे लिखी है, ज्यादा लिखी हो तो क्या करोगे, प्लस करोगे। 5 लाख और इसका डिफरेंस आई थिंक 1,25,000 आएगा, तो वो यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। सेकंड में आप देखने जाओगे तो 5 लाख के सामने हमने सिर्फ 4,50,000 लिखे है, यानी वैल्यू कैसे लिखी है, कम लिखी है। कम लिखी है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, तो -50,000। ये प्लस माइनस का खेल समझना जरूरी है। और अब तो लास्ट में तो आपको ये आइडिया आ गया होगा।
चलो अब सब कुछ प्लस और इसमें सॉरी बाकी का माइनस और ये प्लस करके नेट प्रॉफिट का आंसर, फर्स्ट में आपका नेट प्रॉफिट आएगा 26 लाख और सेकंड में नेट प्रॉफिट का आंसर आएगा आपके पास 16,30,000। अब उसका मतलब ये पूरा जो वर्क है वो सही है कि गलत, उसके लिए सिर्फ एक रिकंसिलिएशन बना दूं तो आपका काम सबसे आसान हो जाएगा। चलिए रिकंसिलिएशन में ज्वाइंट हो जाओ। सबसे पहले डिफरेंस इन प्रॉफिट, तो अब मैं पहले एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट लिख रहा हूँ फिर मार्जिनल का प्रॉफिट, यही सीक्वेंस है। तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमारे पास अभी आ चुका है 26 लाख एंड 16,30,000। आगे प्रॉफिट था 27 लाख मार्जिनल में एंड 16,80,000। अब करो तो जरा माइनस, एब्जॉर्प्शन में से मार्जिनल का प्रॉफिट माइनस करो, तो मेरे पास फर्स्ट में आंसर आई थिंक माइनस में जा रहा है 1 लाख, सेकंड में आंसर चेक करो तो वो भी माइनस में जा रहा है 50,000। अब ये आंसर अगर यहाँ मैच हो जाए तो समझो बाबा मना बेड़ा पार, यानी आपका सारा कैलकुलेशन सही है। तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल बनाने के बाद रिकंसिलिएशन बनाना ही चाहिए। चलो तो फिर उसके बाद उसके रीजन क्या आएंगे, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू इन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में से ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू माइनस करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे 14,60,000 था, आगे 13,60,000 था, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा लिखा है 1 लाख, तो मैं 1 लाख यहाँ पे लिख दूं ऐसे। फिर सेकंड में 7,40,000 था और आगे था आई थिंक 6,90,000, 690 और 740 के बीच का डिफरेंस आई थिंक 50,000 ज्यादा लिखा है, तो मैं 50,000 लिख दूं। उसमें से माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू। यहाँ पे देखो 18 है फर्स्ट 6 मंथ में, आगे था 16, अब 2 लाख ज्यादा लिखे। कितने ज्यादा लिखे 2 लाख, देखो तो यहाँ से 2 लाख माइनस किए, यहाँ देखो तो 14,60,000 आगे 13,60,000 था, तो मतलब 1 लाख ज्यादा लिखा था। 1 लाख माइनस करो तो देखो क्लोजिंग में से ओपनिंग की ओवर वैल्यू माइनस किया, आई थिंक हमारे पास सेम आंसर 1,50,000 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जितना भी वर्क अब तक किया है वो सारा वर्क एकदम सही परफेक्ट गया है। रिकंसिलिएशन बनाने से पता चल रहा है। तो ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे लेंथी सम यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। चलो सम नंबर 11 के बाद मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वन लास्ट एकदम छोटा सा सम ले रहे हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है, पर अगर आपका जनरल ऑप्शन वाला पेपर रहा और 10 मार्क्स के अगर इस चैप्टर में से कोई सम निकालना हो तो ये ऐसे टाइप के सम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 की पेज नंबर 45 पेज पर, और उसमें आपको रेडीमेड स्टेटमेंट दिया है और उसके ऊपर से कुछ आंसर आपको लिख के या कैलकुलेट करके समझाना है। तो पेज नंबर 45 पे पहुंच जाओ, एग्जांपल नंबर 7। साथ में होमवर्क में मैंने 25 नंबर का सम दिया है जो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन का पूरा रिवीजन है। तो आप वो सम घर से ट्राई करोगे तो टेक्स्ट बुक के मोस्ट ऑफ द सम मैंने कवर कर दिए, ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। चलो एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 45। The following are the two statement as based on the same set of the business operation। आपको रेडीमेड स्टेटमेंट दिए, देख सकते हो आप स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 शेल से शुरू हो रहा है, फिर सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि उन्होंने माइनस किया है, प्रोडक्शन कॉस्ट आपको दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, सीओजीएस है, फिर जीपी है, फिर दूसरी फिक्स कॉस्ट है और नेट प्रॉफिट आपको दिया है। आंसर क्या मांगा है, State the reason of which statement is prepared as per marginal basis। दोनों में से कौन सा मार्जिनल बेस है ये आपको बताना है, फर्स्ट आंसर। फिर डिटरमाइन फॉलोइंग, 4 आंसर मांगे हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी टोटल प्रोडक्शन आपको ढूंढना है यूनिट्स में, ठीक है। थर्ड आंसर देन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंटरी फॉर द बोथ ऑफ द स्टेटमेंट। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है, वो जो हम लेते थे ना रेट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, वो फाइंड आउट करना है। चलो तो 4 आंसर टोटल उन्होंने मांगे हैं। सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट कौन से बेसिस पे, ये कैसे पता चलेगा, तो आपका ध्यान प्रोडक्शन कॉस्ट पे जाना चाहिए। कहां पे जाना चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आपको पता है मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल लिया जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल एंड फिक्स दोनों। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जिसकी ज्यादा है वो एब्जॉर्प्शन है, प्रोडक्शन जो कॉस्ट जिसकी कम है वो मार्जिनल है। तो देखो तो प्रोडक्शन कॉस्ट 18 लाख एंड 27 लाख। अब मुझे इसको लिख के समझाना पड़ेगा। सो मेरा आंसर इस तरीके से चालू होगा,
आंसर पहले मैं लिख के समझा रहा हूँ। स्टेटमेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 इज प्रिपेयर्ड। देखो सिंपल आंसर है कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज प्रिपेयर्ड एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड सीधी सी बात है। एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकंड, अब एसटी लिखूं यानी समझ जाना है। स्टेटमेंट 2 इज प्रिपेयर्ड एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। रीजन क्या दोगे इसका? तो रीजन मेन इंपॉर्टेंट है। तो रीजन देखो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। रीजन यही है, हियर production cost of statement 1 number 1 is lower than statement 2. So डायरेक्ट यही रीजन आप दे सकते हो कि प्रोडक्शन कॉस्ट स्टेटमेंट 1 में ज्यादा है और स्टेटमेंट 2 में कम है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 वो मार्जिनल का है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एब्जॉर्प्शन का है। चलो अब मेन आंसर में हम जाएंगे। जो उन्होंने आंसर पूछे ना, आंसर में 4 आंसर उन्होंने मांगे। सबसे पहले फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये देखो मैं आंसर नंबर 1 कैलकुलेट करने जा रहा हूं और उसमें उन्होंने फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट मांगा है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट के दोनों में डिफरेंस है ना, वो आपके फिक्स कॉस्ट है, तो उसको लिख के समझाना पड़ेगा ना। तो लिखोगे कैसे? तो ऐसे आप लिख सकते हो, हियर डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इन बोथ स्टेटमेंट इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। फैक्टरी की फिक्स ओवरहेड कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले इन मार्जिनल में एब्जॉर्प्शन में 27 लाख है एंड मार्जिनल में प्रोडक्शन कॉस्ट है 18 लाख। तो दोनों का माइनस करोगे आप, माइनस तो 9000 आपके लिए फैक्टरी 9 लाख क्या आएगा आपके लिए? फैक्टरी फिक्स्ड ओवरहेड। चलो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे मिला? तो प्रोडक्शन कॉस्ट के दोनों स्टेटमेंट के डिफरेंस वो आपका फैक्टरी फिक्स ओवरहेड है। चलो फिर उसके बाद आंसर नंबर 2। दो आंसर तो बहुत इजी है। आंसर नंबर 2 में उन्होंने क्या मांगा है? तो उन्होंने कहा है कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स फाइंड आउट करो, राइट? तो यस वो भी फाइंड आउट करेंगे। नाम है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और कॉस्ट। तो देखो टोटल आपके पास उन्होंने कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। कहाँ है? अगर आप स्टेटमेंट में देखने जाओगे ना तो फिक्स कॉस्ट करके उन्होंने लिखा हुआ है अदर कॉस्ट करके, राइट? 15000 टोटल कॉस्ट है। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल वर्क है। टोटल कॉस्ट आपके पास 15000 है फिक्स। कितनी है? 15 लाख, सॉरी 1000 नहीं, फिक्स्ड, ठीक है। फिर उसमें से अगर आप दो टुकड़े कर दो, जिसमें से पहला है फैक्टरी का और दूसरा ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो आपके पास आंसर इजीली मिल जाएगा। 15 में से 9 लाख अगर मैं फैक्टरी का माइनस कर दूं तो बाकी का टुकड़ा कितने का रहेगा? ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। 15 में से 9 माइनस करो तो आई थिंक 6 लाख आंसर आएगा। तो 6 लाख इज आवर आंसर नंबर 2। तो देखो फर्स्ट दो आंसर तो वेरी इजी। फर्स्ट में 9 लाख फैक्टरी के, सेकंड में 15 में से वो 9 लाख माइनस किए, आंसर मिल गया। अब तीसरा और चौथा आंसर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम यहाँ पे जिसकी वजह से मैंने ये सब आपको करवाया हुआ है, तो उसमें आपका ध्यान होना चाहिए। चलो आंसर नंबर 3, उसमें उन्होंने क्या मांगा है? तो उन्होंने कहा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि, चलो मैं दोनों लिख रहा हूँ, वॉल्यूम दैट मीन्स यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अगर आपको यूनिट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी और फॉर्मूला के बेसिस पे आपको आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन पर यूनिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? प्रोडक्शन पर यूनिट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? पर यूनिट पहले कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके ऊपर से हमें यूनिट्स के आंसर मिलेंगे।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखोगे, फॉर्मूला इज COGS अपॉन सेल्स यूनिट। इससे हमें प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास दोनों स्टेटमेंट है, जैसे कि स्टेटमेंट नंबर 1 है और स्टेटमेंट नंबर 2 है। उसके लिए अगर मैं ये फॉर्मूला रखूं तो आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो COGS है क्वेश्चन में 12 लाख है और दूसरे में 18 लाख है। तो देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 12 लाख एंड 18 लाख। उसको सेलिंग यूनिट के साथ डिवाइड करो। सेलिंग यूनिट आपको क्वेश्चन में वो भी दी है 30,000, देखो फर्स्ट लाइन में दिया है, तो डिवाइड करो तो 30,000 यूनिट से पर यूनिट हमारे पास आंसर मिलेगा। कितना आंसर मिलेगा पर यूनिट? वो आएगा आंसर आई थिंक 40 एंड 60। तो देखो ये जो पर यूनिट हमारे पास आंसर आया, ये इसके ऊपर से हमें प्रोडक्शन यूनिट मिल जाएंगे। तो अब मेरे पास फाइनल आंसर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ प्रोडक्शन यूनिट। अब यूनिट के लिए सीधी सी बात है, टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय क्या करना होगा? पर यूनिट। अब सीधी सी बात है, अगर आप पर यूनिट कॉस्ट के साथ डिवाइड कर दो पर यूनिट कॉस्ट के साथ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को, तो आपको कितने यूनिट है वो मिल जाएगा। सीधी सी बात है, अमाउंट डिवाइड बाय पर यूनिट से डिवाइड करो। तो चलो दोनों स्टेटमेंट में हम ये काम करते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। प्रोडक्शन कॉस्ट हमें मिल जाएगी क्वेश्चन में से 18 लाख एंड 27 लाख, वो तो हमने पहले भी यूज किया हुआ है। 18 लाख 27 लाख। चलो उसको किससे डिवाइड करोगे? अपने ये पर यूनिट के साथ डिवाइड करो, 40 एंड 60। चलो 60 और डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा? 45,000। अब इसको क्या बताओगे बच्चों? इसको हम कहेंगे यूनिट्स। तो ये हमारा ये आंसर जो है आंसर नंबर 3 ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और आंसर नंबर 4 आई थिंक उसका तो अल्टीमेटली आंसर हमें मिल चुका है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंटरी फॉर द बोथ ऑफ द स्टेटमेंट। कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करो, तो वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया ना, क्योंकि हमें आंसर नंबर 3 के लिए वो चाहिए था। तो ये जो 40 एंड 60 मिले हमें, वो किसका आंसर है? वो हमारा आंसर नंबर 4 है। तो ऑलरेडी आंसर नंबर 4 भी हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से आपके जो 4 आंसर थे वो यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट हो सकता है। तो ये जो हमारा छोटा सा सम था वो यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। और इसके अलावा अगर मैं इसमें एक और ऑप्शन आपको जोड़ दूं, ये जो हमारा 4th आंसर है इसी तरीके से लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास जो ये 40 एंड 60 है ना, उसका यूज करके आप प्रोडक्शन यूनिट को एक फार्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले वो फार्मूला मैं आपको सिखा देता हूँ। वो फार्मूला ये है, प्रोडक्शन यूनिट इज इक्वल टू, आप याद है ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग करते थे सेल के लिए। क्या करते थे? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। अब उसका उल्टा, अब सेल यूनिट में क्लोजिंग ऐड करो और ओपनिंग माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्शन यूनिट। सेल्स यूनिट तो है ही आपके पास, ओपनिंग है ही नहीं, सिर्फ क्लोजिंग मिल जाए तो आप ये फार्मूला की मदद से आंसर ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले मुझे क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट के लिए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक का आंसर है, दोनों स्टेटमेंट में आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्लोजिंग स्टॉक देखो तो आई थिंक 6 लाख एंड दूसरे में है 9 लाख। अब उसको पर यूनिट कॉस्ट के साथ डिवाइड करो, 40 एंड 60। आंसर आई थिंक आपके पास आएगा 15,000 यूनिट। तो ये देखो 15,000 जो यूनिट आंसर आया ना आपके सामने, तो इसका आप यूज करके आप प्रोडक्शन यूनिट पे जा सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले सेल यूनिट हमारे पास 30,000 है, क्लोजिंग के कितने आए? 15,000, उसमें जोड़ दो, तो ओपनिंग तो है ही नहीं, तो ये 45,000 यूनिट इस तरीके से भी आ सकता है, हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला की मदद से भी आ सकता है और ये फॉर्मेट इसकी मदद से भी आ सकता है। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या ये फॉर्मूला। तो ये ऑप्शन वाली रीत मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर था मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट किसी लेक्चर में किसी और टॉपिक में सफर को आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.